हेलो दोस्तों, आज मैं साउथ की मूवी पुष्पा पर अपना एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। तो मूवी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साउथ के यूथ स्टार अल्लू अर्जुन और नेशनल क्रश के नाम से शोहरत पाने वाली रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा अब बड़े पर्दे पर आ गई है। ये फिल्म कुल 5 भाषा में रिलीज होगी और दोस्तों दर्शकों को ये फिल्म काफी पसंद भी आ रही है। तो दोस्तों आए जाने इस फिल्म की कहानी। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसी ही नई नई मूवी की क्लिप मिलती रहे। चलो मूवी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें लाल चंदन की लकड़ी के बारे में बताया जाता है, जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, सिर्फ इंडिया को छोड़कर। और ये लकड़ी जापान भेजी जाती है और इसके बदले लोगों को करोड़ों रुपए मिलते हैं। इस काम में जान का बहुत ज्यादा रिस्क है। और अगले ही सीन में हमें एक ट्रक दिखाया जाता है, जिसके पीछे पुलिस की कुछ गाड़ियां होती हैं, जो कि ट्रक का पीछा कर रही होती है। तभी एंट्री होती है अल्लू अर्जुन की, जिसका नाम है पुष्पा या पुष्पराज। पुष्पा उन्हें 10,000 रुपये देने की बात करता है, लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते। जिसके बाद पुष्पा अपनी रकम बढ़ाता है और उन्हें 50,000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पुलिस वाले इसके बाद भी नहीं मानते और उसे अरेस्ट करने लगते हैं। तब वह उन्हें 1,00,000 रुपये देने की बात करता है, लेकिन इस पर भी पुलिस वाले नहीं मानते। जिसके बाद पुष्पा उन्हें कहता है कि वह 1-1 लाख रुपये सबको देगा। ये सुनकर पुलिस की गाड़ी रुक जाती है और पुष्पा सभी को 1-1 लाख रुपये दे देता है और पुष्पा को छोड़ दिया जाता है। अब कहानी 1 साल पीछे की दिखाई जाती है, जहाँ पर पुष्पा एक मजदूर होता है और ज्यादा पैसों के लिए वो किसी भी हद तक काम कर सकता है। साथ में उसका दोस्त केशव भी होता है, जिसे अब सब कटलेट बुलाते हैं। अब ज्यादा पैसों के लिए वह एक रिस्की काम करते हैं, जहां पर उसे 1,000 रुपये दिन के दिए जाते हैं। असल में उन्हें चंदन की लकड़ी को काट कर स्मगल करना होता है। बदले में उन्हें 1,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन उस काम में बहुत रिस्क होता है। अगले सीन में एक पुलिस वाले की एंट्री होती है, जिसका नाम है गोविंद। गोविंद स्मगलरों को पकड़ने के लिए एक्सपर्ट माना जाता है। यहाँ पर वह मजदूर पुलिस की आवाज़ सुनकर भागने लगते हैं, लेकिन गोविंद जब तक वहां पर पहुंचता है तब तक पुष्पा ने एक प्लान बना दिया होता है। और जब गोविंद वहां पर आता है तो उसे यहाँ पर किसी भी प्रकार की लकड़ी नहीं मिलती। जिसके बाद पुष्पा को डराकर उस पर बंदूक तान देता है। तो पुष्पा उससे कहता है कि तुम 4 जने हो और हम 60, तो भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो अब बात ये आती है कि पुष्पा ने उन लकड़ी को छुपाया कहाँ होता है, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि लाल चंदन की लकड़ियाँ उन्हीं पेड़ों पर छुपा दी गई थी। अब काफ़ी दिन बीत जाते हैं और स्मगलिंग चलती रहती है, और गोविंद यहाँ पर इसलिए कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास पुलिस फोर्स बहुत ही कम होती है। लेकिन एक दिन गोविंद अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेकर वहाँ पर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पर पुष्पा ट्रक लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। और थोड़ी दूर बाद ही पुष्पा मिलता है, ट्रक नहीं। इसलिए वो उसे लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है और उसकी जमकर धुलाई करता है और उससे पूछता है कि ट्रक गया तो गया कहाँ। मगर पुष्पा उसे कुछ नहीं बताता है। मारते मारते पुलिस वालों के हाथ दुखने लगते हैं, लेकिन पुष्पा ट्रक के बारे में उफ तक नहीं करता और ट्रक के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। पुष्पा की बोलती कभी भी बंद नहीं हुई। पुष्पा की बोलती तभी बंद होती थी जब उसके पिताजी की बात होती थी। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें बचपन का एक सीन दिखाया जाता है कि पुष्पा की माँ एक आदमी से प्यार करती थी और वह आदमी भी उससे प्यार करता था, जिसके कारण पुष्पा हुआ, लेकिन पुष्पा की माँ और उसकी शादी नहीं हुई और उसी कारण पूरी दुनिया उसे पुष्पा को नाजायज समझती है। अगले सीन में हमें एक बैन दिखाई जाती है, जहाँ हमें 3 लोगों के बारे में बताया जाता है। सबसे पहला आदमी है जोली रेड्डी, जिसे सवाब और कबाब के अलावा और किसी से कोई मतलब नहीं है। दूसरा आदमी है जक्का रेड्डी, जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है और यही पूरा धंधा संभालता है। तीसरा आदमी है कोंडा रेड्डी, जो इन तीनों भाइयों में सबसे बड़ा है और वही इस गैंग का लीडर भी है। और पुष्पा ने जिनकी लकड़ियाँ छुपाई थी वह दरअसल में इन्हीं की हैं। और जब इन्हें पता चलता है कि पुष्पा ने अभी तक मुंह नहीं खोला है, तो वे इससे मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं और उससे उस ट्रक के बारे में पूछते हैं, जिसके बदले पुष्पा उनसे 5 लाख रुपए मांगता है, जिस पर कोंडा गैंग मान जाती है और पुष्पा को 5 लाख रुपए दे देती है। और जिस वैन में पुष्पा आया होता है उस वैन में उसे नहीं ले जाते, तो पुष्पा उन 5 लाख से अब नई वैन खरीद लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोंडा रेड्डी अपने आदमी पर काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि उनकी लकड़ियाँ अब पुलिस वालों का हाथ लगने लगी थी। तो यहाँ पर पुष्पा एक प्लान बताता है और कहता है कि अगर आप मेरे प्लान से चलेंगे तो लकड़ियाँ नहीं पकड़ी जाएंगी। तो तब कोंडा रेड्डी उसका प्लान सुनता है और स्मगलिंग की लकड़ियों का काम उसे ही सौंप देता है। जिसके बाद पुष्पा अपना काम स्टार्ट कर देता है और दूध वाले टैंकर में लकड़ी को छुपाकर वह चेकपोस्ट पार कराने लगता है और गोविंद भी अब उन्हें नहीं पकड़ पाता है। अगले ही सीन में एंट्री होती है सरवल्ली की, जो कि उन्हीं के गांव में रहती है और उसे देखकर पुष्पा को पहली नज़र का प्यार हो जाता है। पुष्पा सरवल्ली के पूरे दिन साथ रहता है, लेकिन सरवल्ली उसकी तरफ देखती तक नहीं। लेकिन एक दिन सरवल्ली और सरवल्ली के दोस्त जब पिक्चर देखने गए होते हैं तो उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर कटलेट जाता है और वहाँ 1,000 रुपये देकर उन्हें कहता है कि पुष्पा को तुम्हें एक बार सिर्फ हंस कर देखना होगा, और सरवल्ली भी मान जाती है। और आगे हम देखते हैं कि सरवल्ली एक मंदिर के पास पुष्पा को हंसकर देख रही होती है और पुष्पा ये देखकर तुरंत सरवल्ली के पास उससे बात करने के लिए चला जाता है। सरवल्ली से बात करते हुए उसे यह पता चलता है कि उसने इस काम के लिए 1,000 रुपये दिए हैं। तो यह सुनकर उसका वह अपने दोस्त को खूब पीटता है। और अगले ही सीन में हमें एक नया करैक्टर दिखाई देता है, जिसका नाम होता है मंगल सिन्नू, और पूरी कोंडा गैंग मंगल सिन्नू के अंडर काम कर रही होती है। तो मंगल सिन्नू उस कोंडा रेड्डी के पास आता है और ये उसे बताता है कि उसके पास लकड़ी रखने के लिए कम जगह पड़ रही है, इसलिए वह लाल चंदन की लकड़ी उसके अड्डे पर रखना चाहता है और उसे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो उन लकड़ियों की रक्षा कर सके। लेकिन कोंडा रेड्डी के पास पुष्पा के अलावा ऐसा कोई आदमी नहीं होता है जो लकड़ियों की रक्षा सही से कर सके।
और कुछ दिन बाद पुलिस को इस अड्डे की भी खबर मिल जाती है और वह जब पुलिस यहाँ पर चेक करने आती है तो पुष्पा सारी लकड़ियों को नदी में फेंक देता है। और जब पुलिस यहाँ पर आती है तो उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो लकड़ियाँ तैरती हुई नदी में गई थी वो जाकर डैम पर रुक जाती हैं। तो वहाँ पर कटलेट डैम का पानी बंद करवा देता है और उन सारी लकड़ियों को बहने से रोक लेता है। जिसके बाद पुष्पा कोंडा रेड्डी से कहता है कि हम मंगल सीनों के लिए क्यों काम कर रहे हैं और वह हमें इन लकड़ियों को कम पैसे दे रहा है। वह उससे कहता है कि 1 टन लकड़ियों को हमें केवल 25 लाख रुपए देता है और वो इन्हें खुद चेन्नई में बेचकर 1 करोड़ रुपए कमाता है। वो उसे कहता है कि कम से कम हमें 50 लाख रुपए तो मिलने चाहिए। जिस पर कोंडा रेड्डी कहता है कि तुम मंगल सिन्हू से खुद जाकर बात कर ले और अगर मंगल सिन्हू मान जाता है तो हम पैसे आपस में आधे आधे बांट लेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा मंगल सिन्हू के यहाँ बात करने के लिए चला जाता है और वह मंगल सिन्हू से कहता है कि हमें इन लकड़ियों के 50 लाख रुपए चाहिए, वरना हम इन लकड़ियों को खुद चेन्नई में जाकर बेच लेंगे। मंगल सिन्हू उसे कहता है कि चेन्नई में इन लकड़ियों को पहुँचाने के लिए उसे 15 चेक पोस्ट पार करनी होती हैं और इसीलिए बहुत सारे पैसे वो पुलिस वालों को देता है। जिस पर पुष्पा उसे कहता है कि यह काम तो वह खुद भी कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पैसे बचते हैं। तो मंगल सिन्हू पैसे देने से मना कर देता है। तब पुष्पा उन्हीं के फ़ोन से पुष्पा चेन्नई मुर्गन को कॉल कर देता है और उसे लाल चंदन की खरीद का सीधा ऊपर देता है। यहाँ पर वो पुष्पा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पुष्पा उन्हीं को धो डालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा चेन्नई पहुँच गया है मुर्गन से मिलने के लिए और उससे डायरेक्ट बात कर रहा है लाल चंदन की खरीद के लिए। वह उससे कहता है कि अब उसे डायरेक्ट लकड़ियाँ पहुँचाएगा। जब वह कोंडा रेड्डी को फ़ोन करता है और कोंडा रेड्डी काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन जब वह पुष्पा उसे कहता है कि हमें यहाँ पर केवल 25 लाख रुपए मिल रहे थे और अब हमें 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद कोंडा रेड्डी खुद शांत हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सरवल्ली के पिता को जोली रेड्डी ने पकड़ रखा है। दरअसल सरवल्ली के पिता ने बहुत सारी बातें लीक कर दी होती हैं, इसलिए उन्हें जोली रेड्डी वहाँ पर पकड़ लाता है और उन्हें बंदी बना रखा होता है। साथ में वो सरवल्ली को भी उठा लाता है और सरवल्ली से कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ एक रात गुजारी तो मैं तुम्हारे पिता की रिहाई कर दूंगा। और तुरंत ही सारी बातें जाकर पुष्पा को बताती है और अपने प्यार का इजहार भी करती है। तब पुष्पा तुरंत ही जोली रेड्डी के पास जाता है और उसे बहुत ज़्यादा मारता है, इसलिए कोंडा रेड्डी को पता नहीं चल पाता है कि उसे किसने मारा। लेकिन एक दिन पुष्पा और कटलेट जोली रेड्डी के वही सारी बातों का जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कोंडा रेड्डी आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। लेकिन ये बात पुष्पा और कटलेट को पता नहीं चलती है। तब कोंडा रेड्डी पुष्पा के साथ कहीं जा रहा होता है तो उसे बंदी बना लेता है। वह उसके मुंह को ढक देते हैं और जब कोंडा रेड्डी गोली चलाने ही वाला होता है तभी कोंडा रेड्डी पर कोई गोली चला देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। असल में वह गोली मंगल सिन्हू के साले ने चलाई होती है। आगे हम मूवी में बहुत ही बेहतरीन फाइट देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि पुष्पा सबको धो धो कर मारता है और यहीं पर जग्गा रेड्डी को वह बचा लेता है, क्योंकि वह जग्गा रेड्डी उसका बिजनेस पार्टनर होता है। और जब यह बात मंगल सिन्हू को पता चलती है कि उसका साला मर चुका है तो वह आग बबूला हो जाता है और एमएलए के साथ एक बैठक बुलाता है। एमएलए के सामने पुष्पा कहता है कि यह सारी गलती मंगल सिन्हू की है। असल में वह मंगल सिन्हू से लकड़ियों के ज़्यादा पैसे मांग रहे थे और मंगल सिन्हू ने लकड़ियों के बहुत ही कम पैसे दे रहा था, जबकि इनकी कीमत करोड़ों में है। साथ में वो उनसे कहता है कि वो इन लकड़ियों को इंडिया के हर कोने में पहुँचाना चाहता है, क्योंकि इन लकड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये लकड़ी कहीं भी नहीं मिलती। दुनिया के हर कोने में वह इन्हें पहुँचाना चाहता है। अब एमएलए पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बनाया था और कहता है कि लकड़ियों का अब सारा काम तुम संभालोगे। अब यहाँ पर काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा होता है और इंडिया के कोने कोने में लकड़ी पहुँच रही होती हैं और पुष्पा यहाँ पर बहुत ही बड़ा आदमी बन गया होता है। पुष्पा की टक्कर का अब कोई भी नहीं होता, लेकिन अब एंट्री होती है भंवर सिंह शेखावत की, जो कि एक जाना माना पुलिस वाला है जिसने ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ने का रिकॉर्ड बना रखा है। अब वो दिन आ जाता है जब सिरवल्ली और पुष्पा की शादी होने वाली होती है और शादी का कार्ड वो नए एसपी को देने जाता है। कार्ड तो दे ही रहा होता है और साथ में 1 करोड़ रुपए भी देता है रिश्वत के तौर पर। भंवर सिंह शेखावत पुष्पा की जमकर बेइज्जती कर देता है, जिससे पुष्पा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। आगे कुछ दिन हम देखते हैं भंवर सिंह शेखावत की हर बात मानता है पुष्पा, जैसे कि पुष्पा उसके हाथ की कठपुतली बन गया हो। अब वो दिन आ जाता है जब पुष्पा की शादी होने वाली होती है, लेकिन पुष्पा शादी से गायब होता है। वो और भंवर सिंह शेखावत एक साथ जश्न मना रहे होते हैं। यहाँ भंवर सिंह शेखावत और पुष्पा काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पुष्पा भंवर सिंह शेखावत को उसकी औकात बताने लगता है और पुलिस स्टेशन में उन दोनों के बीच जो भी बात हुई वो उसे अब तक याद है। और अब तक वो इसलिए खुश था क्योंकि उसकी माँ खुश थी, उसकी माँ इसलिए खुश थी क्योंकि उसकी शादी हो रही थी और आज के बाद तेरे पास कोई पैसे नहीं पहुँचेंगे और तेरी वर्दी की इज्जत भी कोई नहीं करेगा। और भंवर सिंह और अपने दोनों के कपड़े उतरवा देता है और उसे कहता है कि वो ऐसे ही लोगों के बीच चला गया तो उससे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर तू ऐसे ही लोगों के बीच गया तो उस पर कुत्ता भी नहीं थूकेगा। यहाँ पुष्पा भंवर सिंह को उसकी औकात बता देता है और यहाँ पर भंवर सिंह आग बबूला हो जाता है और अपने घर जाकर अपने सारे पैसों को जला देता है और लास्ट यहीं पर पुष्पा और सरवल्ली की शादी हो जाती है और मूवी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।